नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं जो कि सीआरपीएफ भी निकाल चुके हैं, साथ में स्टेशन मास्टर भी रह चुके हैं और रेलवे विभाग में बीएफसीसीआईएल में भी रह चुके हैं। अब ये यूपीएसआई में इनका जॉब है। तो आप लोगों के सामने हैं हमारे प्यारे, हमारे डियर दोस्त विजय कनौजिया जी, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी किए हैं। उसके बाद 3-4 जॉब के बाद फिर चौथे जॉब में इस समय परमानेंट है। तो आपका हार्दिक स्वागत है और एक बार हम पूरी टीम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो और आप अपनी एक बार ब्रीफ में आप थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, उनको अपना एक इंट्रोडक्शन के रूप में बताएं। शुरू में मेरा यहाँ पे मतलब बीएचयू में बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स था। उसके पहले अच्छा, आपका उसके पहले ग्रेजुएट इंटर कहाँ से था? इंटर मेरा गांव से ही था, श्री देवमूर्ति शर्मा इंटर कॉलेज दबिथुआ से। उसके बाद 1 साल मैंने फिर आईआईटी की प्रिपरेशन की। उसके बाद फिर उसमें मतलब कि एडवांस में हो नहीं पाया, तो फिर बीएचयू में हुआ। यहाँ पे फिर बीएससी ऑनर्स मैथ मिला। फिर उसके बाद वो मेरे हिसाब से एक टर्निंग पॉइंट था मेरा कि यहाँ पे बीएचयू में बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। और फिर उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन फिर मेरा मतलब आगे मतलब एमएससी करने का मन नहीं था, तो फिर मैं सोचा कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसके बाद फिर पीजी वगैरह में नहीं ट्राई किया? पीजी में मैं एडमिशन लिया था। फिर उसके बाद फिर लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि बीएचयू में रहना था। तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर थोड़ा सा यहाँ की जो साइबर लाइब्रेरी और जो मेडिकल फैसिलिटी है यहाँ पे, उसका थोड़ा सा प्रॉफिट लेने के लिए हम बस एडमिशन ले लिए थे। अच्छा, कि एडमिशन चलता रहेगा तो थोड़ा सा उसका प्रॉफिट रहेगा। और फिर उसके बाद साथ ही साथ प्रिपरेशन मेरा चलता रहा। अच्छा, कंप्लीट नहीं हो पाया जॉब की वजह से? हाँ, फिर मतलब कि इधर मैं अपना मतलब कि एसएससी की तैयारी में लगा रहा। फिर एसएससी के साथ साथ उसके जितने भी सारे एग्ज़ाम थे उसको दिया। फिर सीपीओ एसआई का जो था 2017 का, वो मैं क्वालिफाई किया। फिर उसमें मेरा सीआरपीएफ मुझको मिला था, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर, तो जिसकी ज्वाइनिंग फरवरी 2019 में थी। फिर उसके बाद मतलब कुछ फिर उसके बाद मेरा ही मन नहीं था कि जाऊँ मैं, क्योंकि मेरा पहला एग्ज़ाम था। उसके बाद मैंने सीजीएल का भी नहीं एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने सोचा कि उसके आगे कुछ अच्छा प्रिपरेशन किया जाए इससे और बेटर एग्ज़ाम के लिए। फिर उसके बाद साल 1.5 साल बाद कुछ मतलब एग्ज़ाम मतलब मेरे हिसाब से कि थोड़ा हो नहीं पाया मेरा एग्ज़ाम। उसके बाद फिर कोविड भी आ गया बीच में, तो एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं हो पाए। फिर सीजीएल फाइनल में मैं 3 बार बैठा था, जिसके बाद करीब मेरा एक बार 10 नंबर, फिर 13 नंबर, और फिर इसी तरीके से मेरा नहीं हो पाया सिलेक्शन। तो उसके अलावा मैं अदर एग्ज़ाम भी, जैसे कि गवर्नमेंट की जो भी अदर वैकेंसी जाती थी उसमें मैं ट्राई किया। फिर अभी चल के डीएफसीसीआईएल जो मतलब कि रेलवे की ही रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, पीएसयू है। तो मेरे दोस्त है। हाँ, उसमें मतलब मेरा जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में हुआ। फिर उसके बाद स्टेशन मास्टर वाले में भी हो गया है। फिर अभी ये जो यूपीएसआई का जो भर्ती आई है उसमें मतलब कि हो गया है मेरा सब इंस्पेक्टर। तो अब फाइनल मेरा मुझे यहीं ज्वाइन करना है एक तरीके से। चलिए, तो इन्होंने अपना एक ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन दिया, और मैं जब ये बोल रहे थे एक पॉइंट नोटिस किया कि जैसे इसके पहले जो डॉक्टर मानेंद्र सिंह जो थे, तो उन्होंने यूपीएससी का तैयारी किया था, तो उसका बेनिफिट्स उनको लाइफ में बहुत मिलता है, ठीक है ना। उसी की वजह से शायद वो असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ वगैरह भी क्वालिफाई किए थे। तो इनका सीक्रेट मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बहुत मन से आईआईटी की तैयारी किया था। उसका कहीं ना कहीं पढ़ने का जो रूटीन चेंज हो जाता है, क्योंकि जो हम लोग इंटर वगैरह पढ़ते तो 4 घंटा पढ़ लिए तो बोलते 4 घंटा पढ़ लिए, लेकिन जब आईआईटी आप करते हो मतलब जितने हर एक सब्जेक्ट का एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आईआईटी हो गया, है ना। आप नॉर्मली बीएससी और आईआईटी दोनों को पढ़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और कॉमर्स में अगर आप हो तो आप सीए, सीएस, सीएमए या फिर बीकॉम, चीज़ें लगभग सिलेबस वही रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ने का जो तरीका वो चेंज हो जाता है। तो इनका आज हमें समझ में आया कि जो आईआईटी का था उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं आपको बहुत मिलता है। आईआईटी का बेनिफिट उसके पहले मुझे लगता है कि मैं जब क्लास 10th में मतलब कि थोड़ा सा अच्छे परसेंटेज नहीं आ पाए, तो मैथ में मेरे 44 नंबर थे। और लेकिन फिर इंटर में काफ़ी अच्छे नंबर आए, और फिर वहाँ पे
फिर मैंने मैथ को इतना स्ट्रांग किया कि फिर बाद में ग्रेजुएशन में चल के मेरा वही ऑनर्स बना। अच्छा, मैथ्स ही? हाँ, और यहाँ पे भी मतलब कि काफ़ी अच्छे नंबर से, करीब 7.5 CGPA है। तो उस चीज़ को स्ट्रांग किया मैंने। और फिर SSC में जब मैं आया तो मुझे लगता है कि अदर एग्ज़ाम्स में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, क्योंकि अदर एग्ज़ाम में इसमें मैथमेटिक्स हर कंपटीशन में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका SSC का कुछ प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा मेरे लिए। तो हम जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं या फिर जो नए सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उनकी तरफ से जो रिक्वेस्ट है उनको मैं बताऊंगा कि आप एक एक करके जो एग्ज़ाम है, क्योंकि एग्ज़ाम तो हर कोई देता है, निकलता नहीं है जी। आपने 4 एग्ज़ाम निकाला, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब उसका एक एक बताइए, जैसे कि उसका क्या सिलेबस का क्या पैटर्न है और क्या टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते थे? जी, वैसे जब मैं BHU में इनरोल रहता था तो क्लास उतना कर नहीं पाता था, तो मैं अपना इधर ही प्रिपरेशन करता था जो भी था। साइबर लाइब्रेरी जो यहाँ की है BHU की, वहाँ पे जाके मतलब इनरोल थे तो वहाँ पे आना जाना लगा रहता था। फिर उसके बाद क्योंकि लाइब्रेरी ज्वाइन करने का फ़ायदा ये रहता है कि आप थोड़ा डिस्टर्बेंस कम रहता है और मैक्सिमम हमको लग रहा है कि 8 से 10 घंटे आप एक रूम की अपेक्षा वहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्योंकि मैं बताया कि मैथ थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया था, और ये सब जो जैसे कि वनडे और ये सब जो एग्ज़ाम है इनमें मैथ का एक बहुत बड़ा रोल है। मैथ अच्छा होता है, रीजनिंग उनका अच्छा तो रीजनिंग ऑटोमेटिक उनका अच्छा होता है। मुझे बस GS पढ़ना था, तो GS के लिए, हाँ, GS और इंग्लिश के लिए मैंने मतलब कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे तो उनकी सहायता से मैंने वो मतलब अपना प्रिपरेशन किया। अब अच्छा, GS को आपने कैसे कवर किया? बिकॉज आपका पूरा साइंस बैकग्राउंड रहा, तो GS आपके लिए पहली बार तो बड़ा मतलब होता है कि नहीं, यहाँ एक नया सब्जेक्ट है, हिस्ट्री पूरा पढ़ना है, जो कि अब 10 तक कुछ न कुछ हल्का फुल्का नॉलेज रहा होगा और प्लस करंट अफेयर्स तो कुछ नॉलेज रही होगी, बट फिर भी उसमें भी एक अपना एक इम्पॉर्टेंस है उसका, है ना? GS में बहुत सारे 7-8 सब्जेक्ट आते हैं, तो उसको आपने कैसे कवर? GS का सबसे पहले शुरू में तो मैंने मतलब कि जब सिलेबस उठाया तो उसमें पहले प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे पेपर थे उनके पैटर्न को पहले समझा। फिर उसके बाद फिर जब वो समझने के बाद सबसे पहले शुरू की NCERT पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक NCERT मतलब कि पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है आज के एग्ज़ाम के। 6 से लेके 10th एकदम मोस्ट है, और बाकी 11th और 12th में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि जियोग्राफी आपको 11th-12th पढ़ना बहुत ही मस्ट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी आते हैं बेसिक से हो या कोई भी हो वो मैक्सिमम वही सवाल होते हैं। तो GS मुझे लगता है कि मेरा वहाँ पे करीब 60 से 70% NCERT ने कवर कर लिया था। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो वहाँ से कवर नहीं हो पाए। अच्छा, NCERT पढ़ने का क्या मतलब कैसे, जैसे होता नहीं कि आप 6 से लेकर 12 तक की NCERT की बात कर रहे हैं, तो आप जैसे पूरा डिटेलिंग पढ़ते थे या फिर समराइज वे में कैसे? नहीं, जैसे कि एक किताब पहले उठा लिया 6 का, मान लीजिए 6th अगर पढ़ रहे हैं तो मुश्किल से उसको मुझे लगता है कि पढ़ने में आपको 5 से 6 दिन लगेंगे एक बुक पढ़ने में, क्योंकि वो आधी चीज़ें उसमें आपको बस केवल समझनी पर होती है। और क्योंकि आप ग्रेजुएशन लेवल पे आए तो 6 की चीज़ें बहुत, और लूसेंट और ये सब GK जो होते हैं इनमें थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि लाइन बाय लाइन दी होती हैं, तो ये चीज़ें आप याद नहीं कर पाएंगे। तो इसका थोड़ा सा बेनिफिट मिला कि NCERT बहुत ही मतलब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर एक सब्जेक्ट आप पढ़ें 6 तो मान लीजिए फिर अब 7 का भी उसी का पढ़िए। फिर एक बार जब पूरा आपका वो सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए फिर तभी आप दूसरा उठाइए। और अगर आपको लग रहा है कि जैसे कि अगर आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ के बोर हो रहे हैं तो आप कम से कम 2 सब्जेक्ट उठा सकते हैं, 3 घंटे 4, हाँ, पैरेलल में 2 जियोग्राफी और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पूरा 12 तक का जियोग्राफी हिस्ट्री खत्म कर लीजिए। फिर उसके बाद जो अलग सब्जेक्ट है ना, सोशियोलॉजी वगैरह जो भी सब्जेक्ट है, तो इसे मतलब NCERT बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है GS कवर करने के लिए। और साथ में इंग्लिश को आपने कैसे कवर किया? इंग्लिश के लिए देखिए एक इंग्लिश में हम लोग भी कोचिंग करने जाते थे। हाँ, इंग्लिश में तो हम लोग ज़्यादा 1 महीने के ऊपर हम लोग नहीं कर पाए, टीचर मार के भगा दिए, क्योंकि टीचर इंग्लिश में देखिए इंग्लिश का जहाँ तक है कि मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको रूल्स ही पढ़ने हैं उसमें। तो रूल्स के लिए अगर आप कोई टीचर पढ़ रहे हैं मतलब अगर है आपके हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। बाकी मैंने नीतू मैम का जो SSC का बुक आता था ग्रामर का, वो काफ़ी अच्छी बुक है। आज भी मतलब आज के भी जो एंट्रेंस हो रहे हैं उसमें वो अभी भी मतलब नंबर 1 बुक बनी हुई है। तो हाँ, वो काफ़ी अच्छी बुक है। तो लिटरेचर से ज़्यादा मतलब ज़्यादा आपका ग्रामेटिकल? हाँ, उसमें पूरा ग्रामेटिकल और थोड़ा सा ग्रामेटिकल में कुछ जैसे 5-7 चैप्टर का नाम बता दिए, चैप्टर का नाम जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। देखिए ग्रामर के अलावा अगर थोड़ा
थोड़ा सा और भी उसमें ज़्यादा है तो कम्प्रिहेंसन है। कम्प्रिहेंसन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। नॉवेल वगैरह पढ़ना, हाँ, नॉवेल पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए द हिंदू आपने पढ़ लिया, तो द हिंदू पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका जीएस भी तैयार होगा, करंट अफेयर्स भी तैयार हुआ, और आपका दूसरा इंग्लिश की हैबिट आपकी बन गई, तो इसका थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। और बाकी ग्रामर में जो आप बता रहे थे कि चैप्टर है, तो मेन इस समय जो जैसे कि रूल्स हो गए, पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच तो पूरा कवर कर, पार्ट ऑफ स्पीच भी मतलब कि एक है, लेकिन उसमें मेन मुझे लगता है कि कम्प्रिहेंसन, क्लोज टेस्ट, और जैसे कि अब क्योंकि जब आप प्री देंगे तो उसमें आपको 25 क्वेश्चन आएंगे एसएससी से अगर जा रहे हैं तो उसमें लगभग 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लगभग सबसे इंटानिम सिनोनिम के अलावा और ऐसे कुछ 2-4 टॉपिक बता दीजिए जिससे, क्योंकि और मैक्सिमम तो लगभग सबका कवर होता है, बट एक बार होता है ना कि अगर वो पढ़ें तो याद आ जाए कि हाँ भैया ने बोला था, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। हाँ, तो वही है कि जैसे इंटानिम सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड हो गया इसमें, और ईडियम्स फ्रेज हो गए, ये लगभग बहुत सारे आपका कवर कर देगा। और बाकी मेरे हिसाब से जो जैसे कि इन सब चीज़ों पर अगर उतना फोकस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप कम्प्रिहेंसन अगर आप तैयार कर ले रहे हैं तो कम्प्रिहेंसन से आपका कैसे तैयार करें? कम्प्रिहेंसन से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको रीडिंग हैबिट आपकी जितनी रहेगी, कम्प्रिहेंसन आपका उसी से तैयार होगा। और एक क्लोज टेस्ट होता है, क्लोज टेस्ट पूरा का पूरा कम्प्रिहेंसन पे ही बेस्ड है, और आज के समय में करीब 5 क्वेश्चन प्री में उससे आ रहे हैं, और 20 क्वेश्चन आपके मेंस में आ रहे हैं, जो सीजीएल का जो मेंस है, तो वहाँ से आप मतलब कि तैयार कर सकते हैं। कम्प्रिहेंसन मतलब मान लीजिए क्वेश्चन हम पढ़ाई करते हैं तो वो ऐसे फेज भी आते हैं, जैसे एग्जाम दे रहे नहीं निकल रहा है ना, तो अगले एग्जाम की फिर आप कैसे प्रिपेयर होते थे, या फिर चीज़ें आप पढ़ रहे भूल जा रहे हैं, तो उसको कैसे आप? दरअसल देखिए, मेरे साथ खुद भी था कि करीब 2 साल तक तो कुछ भी एग्ज़ाम, मतलब कोविड और उसके पहले भी कोई एग्ज़ाम निकला नहीं, तो एक प्रेशर बन जाता है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता है तो एक प्रेशर ऑटोमेटिक आने लगता है। फिर उसके बाद होता क्या है कि खुद को अपने आप को मजबूत बनाना होता है, क्योंकि आपको अगर विश्वास है अंदर से कि मतलब हम पढ़ रहे हैं, और अगर हम मतलब अंदर से आपको ईमानदार होना है, अगर आप अंदर से ईमानदार हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हमारा होगा, तो आपका ज़रूर होगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेट होगा, लेकिन 2 साल जैसे बताया कि 2 साल जैसे समझने में लग गया सिलेबस वगैरह। मेरा दोस्त एक था, कहानी थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग है कि वो पहली बार एग्ज़ाम का फॉर्म भरा, उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर गया तो एडमिट कार्ड इन्हें निकाल के गया था। दूसरी बार भी गया तो फिर गया तो एडमिट कार्ड लेके गया था, बट मोबाइल में लेके गया था, उसके बाद दिखा देंगे चले जाएंगे। जब वो आया था हम लोग बोले तुम 3-4 फॉर्म भरो, पहले सीख लो ना एडमिट कार्ड कैसे निकाला जाता। तो आप अगर कि किसी नए में, जैसे अब इनका एक तरीके से पूरा साइंस हो भी IIT के सेक्टर में जाना चाह रहे थे, बट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं जा पाए, तो अभी भी अच्छे पोस्ट पे लगभग हैं, तो आप फिर भी उन्होंने स्विच किया अपने आप को जीके जीएस की तरफ। तो एक मतलब होता ना कि जहाँ कुछ कमांड ही नहीं है, फिर भी उसको पढ़ के उसका एंट्रेंस और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपका बैकग्राउंड आर्ट है तो आप मैथ नहीं पढ़ सकते, बिकॉज ये मैथ हो के जब आप जीके जीएस पढ़ सकते हैं, तो आप जीके जीएस वाले स्टूडेंट हो के मैथ क्यों नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो जो आप जैसे, और इनसे सीखने वाली बात ये भी आप देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि 10th में इनका 44 मार्क्स था, तो उसके बाद वही सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बना लिए। तो मैक्सिमम जो आर्ट और साइंस आर्ट और कॉमर्स जो बैकग्राउंड से स्टूडेंट होते हैं, तो 90% बच्चे आर्ट या कॉमर्स इसलिए लेते हैं उनका मैथ अच्छा नहीं होता, बट उनको ये नहीं पता होता कि आगे चल के इसी का पूरा रोल है। जितना सारा गवर्नमेंट जॉब है, मैथ और रीजनिंग, जो कि दोनों मैथ के ही बेस पे है। तो मैथ जो नए स्टूडेंट हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, जिनका एक मैथ फोबिया बहुत लोगों का है ना, जैसे हम लोग का इंग्लिश फोबिया था, तो ऐसे बहुत लोगों का मैथ फोबिया है। तो उस मैथ फोबिया को कैसे ख़त्म किया जाए? जो नए एस्पिरेंट हैं, जो आर्ट से हैं बट वो सीजीएल देना चाह रहे हैं, है ना, मजबूरी है कि उनको नहीं पता था कि आगे ऐसा होगा, बट वो बाई डिफ़ॉल्ट आर्ट लिए, फिर उसके बाद सीजीएल वगैरह की तैयारी करना चाह रहे हैं। अब उनको मैथ पढ़ रहे हैं तो सारा सब्जेक्ट उनका सही, बट मैथ में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे सामने रियल में बच्चे आते हैं और आपसे भी बहुत सारे लोग फेस किए होंगे कि मैथ हमारा बड़ा वीक है, कैसे इसको करें। जहाँ तक मुझे मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि एक तो होता है कि आपका बेसिक थोड़ा सा कमज़ोर है, 10th में अगर आप नहीं पढ़े हैं, और अगर आप 10th में कुछ पढ़े हैं तो आप इधर अगर एक नॉर्मल कोचिंग, जैसे आपने बताया कि जीके जीएस अगर आपका वीक है तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपका 80% लगभग, हाँ 80% कवर हो जाएगा। तो मैथ कैसे शुरू से स्टार्ट है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लर्नर जो मैथ का
तो कैसे मेरे हिसाब से कोई बुक है जो सबसे बेस्ट हो, अच्छा, है ना, या फिर आप ऐसा कुछ क्योंकि कोई बुक होगा या फिर ऐसा कुछ होगा जैसे जीके जीएस के लिए एनसीईआरटी हो गया, तो उसके लिए क्या है? मैथ के लिए देखिए मेरे हिसाब से कि जो सबसे पहले आपको तो बेसिक तो जानना ही पड़ेगा, और अगर बेसिक अगर आपको पढ़ना है तो मेरे हिसाब से अगर आपको टीचर अगर कोई अच्छा नहीं मिले, उसे टीचर तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारे हैं, अगर आप टीचर से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अग्रवाल सर की एक बुक आती है, वो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक है, वहाँ से सबसे पहले तो आप देखिए टाइम लगेगा, मैथ सीखने में टाइम लगेगा। अगर आप शुरू में एग्जाम्पल पहले से, हाँ, अगर बेसिक कमज़ोर है तो आपको टाइम लगेगा सीखने में। फिर अगर आप पहले अग्रवाल सर को अगर करके अगर आप बेसिक कर ले रहे हैं, फिर आता क्या है कि एग्ज़ाम में थोड़े से शॉर्टकट होते हैं। हाँ, अब शॉर्ट ट्रिक वहाँ पे, हाँ, अब वहाँ पे 45 सेकंड में क्वेश्चन करने जी होते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो आजकल तो बहुत सारे टीचर हैं, वैसे यूट्यूब पे इतने सारे टीचर हैं, आप किसी से भी पढ़ लेंगे तो शॉर्टकट आपका हो बच्चे जाएगा। हमें बड़ा मिसगाइडेड होते हैं कि एक ही टॉपिक को 10 हाँ टीचर से पढ़ हाँ, ये थोड़ा सा ये बहुत गलत चीज़ है कि एक ही अगर मान लीजिए आप एक बुक भी उठा रहे हैं तो दूसरी बुक की तरफ न मत जाइए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अगर आप टीचर से भी पढ़ रहे हैं तो उस टीचर पे विश्वास रखिए कि हाँ मतलब वो आपको पढ़ाएगा सही से। और बाकी बुक है तो बुक से आप लगभग टाइम दीजिए उस पर, नहीं कितना तो कम से कम साल भर अगर आप उसमें मेहनत कर रहे हैं तो बेसिक अगर आपका इतना तैयार हो जाएगा कि आप कहीं वैसे आगे किसी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं, वो कितना भी क्वेश्चन घुमा देगा मैथ में वो उसमें फंसेंगे नहीं अब। और आजकल जो मतलब आज के जो नए पिछले 2-3 साल से जब से टीसीएस एग्ज़ाम करा रही है तब से क्वेश्चंस काफ़ी कैलकुलेटिव हो रहे हैं, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन को करने का मतलब कि वही है कि अब शॉर्टकट आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी बेसिक बहुत ज़रूरी है। तो पहले बेसिक और उसके बाद फिर शॉर्टकट अपना मतलब मोर प्रैक्टिस। हाँ। और प्रैक्टिस करते समय आपको घबराना नहीं कि हमारा हमने कभी पढ़ा नहीं था। हाँ, पढ़ा नहीं तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे फेज आएंगे जहाँ पे आपको पहली बार चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको पहली बार वो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, तो उसमें इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। कहने मतलब यह है, तो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो बातें तो बहुत सारे हैं, है ना, बहुत लंबा भी इंटरव्यू हो जाएगा। और हम यही लास्ट में ही कहना चाहेंगे कि जो कि बच्चों का क्वेश्चन भी रहता है कि आप अपनी खुद की कुछ जो आपने अप्लाई किया था अपने लाइफ में कि हाँ हमारे जैसे जो भी चीज़ वीक होता था तो उसको हम कैसे ओवरकम करते थे, जैसे इंग्लिश हो गया तो इंग्लिश को आपने कैसे ओवरकम किया, है ना, तो ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी या फिर आपका पढ़ने का क्या तरीका है, तो इसको थोड़ा सा एक देखिए मैं जैसा कि बताया था आपको पहले से ही कि बीएचयू में था जब, तो मैं यहाँ पे लाइब्रेरी क्योंकि जो लाइब्रेरी में जाता था, और तो वहाँ पे कम से कम ये होता था कि 8 से 10 घंटे आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम होती है कि अगर आप सीट छोड़ के जा रहे हैं 15 मिनट के लिए तो आपका सीट कोई और दूसरा ले लेगा, तो एक ये प्रेशर रहता है। तो इसीलिए अगर आप सीट पे बैठे हैं तो यहाँ पे पढ़ लेंगे आराम से, अगर आपके अंदर मतलब कि दिली इच्छा है तब पढ़ने की। तो अगर ये ऐसा भी नहीं है तो आप कम से कम लाइब्रेरी ज्वाइन करिए अगर आप रूम पे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो, और मिनिमम कम से कम 8 घंटे तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे अगर आप गवर्नमेंट, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है, सीटें धीरे धीरे घटती ही जा रही हैं एक तरीके से, तो तैयारी आपको कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे। और एक वो है कि मतलब तैयारी करते वक्त मतलब कि हम ही लोगों के स्टूडेंट में ये होता है, प्रेशर आ जाता है कि घर से प्रेशर है, अगर बैकग्राउंड मैं ये क्वेश्चन अभी पूछता हाँ, क्योंकि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरे हमारे समझ से कि आपका सारी चीज़ें कैलकुलेटेड है कि हमको क्या करना है लाइफ में, हमें पता है, बट किसी रीजन से कि अगर आपका कोई मित्र यार है ना सक्सेस हो गया आपसे पहले, तो फिर घर के प्रेशर के साथ साथ दोस्त का प्रेशर और समाज का प्रेशर, है ना, उस चीज़ों को कैसे ओवरकम किया? देखिए मेरे साथ थोड़ा सा ये नहीं रहा, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे मुझे लगता है कि उन्होंने कहा मतलब कि परिवार का सपोर्ट और दोस्तों का बहुत सपोर्ट रहा। सपोर्ट सबके परिवार को, हाँ, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से थोड़ी से लगती है ना प्रेशर। हाँ, एक तरीके से, लेकिन अब देखिए क्या है कि कंपटीशन का इतना है, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और अगर आप एवरेज से 3-4 क्वेश्चन भी नीचे अगर आप करके आते हैं तो आप सीधे कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो आपको मतलब डरना नहीं है, हारना नहीं है कि अरे अब जैसे कि 7 साल पे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो पता चला इस साल आपने एग्ज़ाम दिया नहीं हुआ, फिर आपको अगले साल ट्राई करना है, आपको उससे ज़्यादा मेहनत करके ट्राई करना है, क्योंकि और फिर अगर आप जब एग्ज़ाम देंगे पहली बार मान लीजिए आपका नहीं होता है तो एग्ज़ाम आप देने के बाद आपको कुछ कमियाँ आपको नज़र आएंगी, जैसे कि आप फास्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं या जीएस आपका कमज़ोर है, जो कुछ भी है, तो ये आपको अपनी कमजोरी महसूस होगी, तो उस पर आप काम करिए। जैसे कि जब मैं पहली बार दिया था तो मुझे ऐसा लगा था कि इंग्लिश मेरा थोड़ा सा वीक है तो इंग्लिश पे काम करना चाहिए, तो फिर मैंने मतलब कि ऑनलाइन फिर वहीं यूट्यूब से भी बहुत जगह से मतलब जो मेरा टॉपिक कमज़ोर होता था उसको मैं थोड़ा सा देखता था, और फिर धीरे धीरे ऐसे ही अपने आप को थोड़ा सा मजबूत किया। चलिए बहुत ही अच्छा लगा, और हालांकि रहते हैं हमसे 2 किलोमीटर दूर पे ही है, बट हम लोग लगभग
4-5 साल तो हो ही गए होंगे, 4 साल। हाँ, 4 साल बाद 18 के पे पहले मिले, हम हाँ। लोग मुलाकात किए हैं। फ़ोन से तो लगभग बातचीत हो जाती है, बट ऐसी मुलाकात हम लोग लगभग 4 साल की बात कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में। और एक बार हमारे सब्सक्राइबर जो नहीं किए, जो वीडियो देख के भाग जाते हैं, उनके लिए बोल दीजिए थोड़ा सा। तो आप सब लोग से निवेदन है कि इनका चैनल जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें इनका। चलिए, और ऐसे ही हम आपको सीरीज लाते रहेंगे इंटरव्यू का, क्योंकि और वही इंटरव्यू लाएंगे जो सक्सेस हुए हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया, या फिर चाहे वो प्रोफेसर हो टीजीटी बीजीटी में, है ना। तो ऐसे आप मोटिवेट होते रहिए और ट्रस्ट बना रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।